हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। स्टडी IQ में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आपको पता है बांग्लादेश में हालात बहुत अस्थिर हैं इस समय, और बांग्लादेश से ही एक इंपॉर्टेंट खबर आई है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को वहां 16 जून को पेश होने के लिए कहा है, और चार्जेस क्या लगाए गए हैं? चार्जेस लगाए गए हैं क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगे हैं। 16 जून को पेश होना है। ये इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल क्या है, इसे हम देख लेंगे। इस पूरी खबर में क्या डिस्कशन के पॉइंट हैं, इस चीज को देखते हैं। देखिए, बैकग्राउंड सबसे पहले समझना होगा, उसके बाद बांग्लादेश का ये इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल दरअसल क्या है, क्या कोई इंटरनेशनल कोर्ट है या फिर बांग्लादेश का इंटरनल कोर्ट है, और बांग्लादेश में शेख हसीना पर भी इस ट्रिब्यूनल के मिसयूज का क्यों आरोप लगता रहा है। दूसरा, चार्जेस क्या क्या लगाए गए हैं शेख हसीना के अगेंस्ट। चौथी बात है कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और यूनाइटेड नेशंस ने क्या रुख अपनाया है शेख हसीना के अगेंस्ट, और बांग्लादेश की जो वर्तमान अभी सरकार है उसने क्या गुहार लगाई है आईसीसी और यूएन से। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की बात जरूर कर लेंगे, जो कि ढाका और न्यू दिल्ली के बीच यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच है, प्रत्यर्पण संधि। और प्रत्यर्पण संधि के तहत दिसंबर 2024 में ही बांग्लादेश ने डिमांड की थी इंडिया से कि भाई अब शेख हसीना को हमें वापस सौंप दो। अब जबकि 16 जून को कोर्ट में पेश होना है शेख हसीना को, तो क्या भारत पर यह दबाव बढ़ेगा कि किसी भी तरीके से शेख हसीना को छोड़िए, वहां पर बांग्लादेश को सौंप दीजिए, या कोई बीच का रास्ता हो सकता है? इसको देख लेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, बांग्लादेश का अभी मैंने बताया इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल जो है उसने 1 जून को यानी संडे को कहा कि शेख हसीना को चार्ज किया जा सकता है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए। और कोर्ट ने डायरेक्ट किया है जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको कि लेकर आइए भाई उनको हमारे सामने, शेख हसीना को भी, फॉर्मर होम मिनिस्टर को भी और फॉर्मर पुलिस चीफ को भी। कब? 16 जून के पहले पहले लेके आइए। प्रोटेस्ट्स कब शुरू हुए? जुलाई 2024 में शुरू हुए थे, और रीजन क्या था? कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट जॉब कोटा सिस्टम। माना यह जा रहा था कि शेख हसीना सरकार और शेख हसीना खुद इस जॉब कोटा सिस्टम यानी सरकारी जॉब में जो कोटा सिस्टम रखा जाता है, आरक्षण की सुविधा रखी जाती है, उसका मिसयूज इस तरीके से कर रही थी कि उनके पार्टी के लोगों को फायदा हो जाए और उनकी सरकार बनने में इसका बार बार फायदा मिलता रहे। तो ये मिसयूज का मामला सामने आया था। यही मामला स्टूडेंट्स के बीच में एस्केलेट हुआ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए और नेशन वाइड मूवमेंट हो गया, राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत फैल गया, और हसीना के रेजिग्नेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया, सरकार के हाथ से बाहर हो गया। सरकार पर यह भी आरोप लगे कि सरकार ने जमकर दमन किया, और फाइनली करप्शन के चार्जेस, ह्यूमन राइट अब्यूज़ के चार्जेस की वजह से शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा देकर वहां से भागना पड़ा ढाका से भारत के लिए। तो भागकर इंडिया पहुंच गई, और तब से माना जा रहा है कि वो इंडिया में ही शरण लिए हुए हैं। तो 5 अगस्त 2024 को उनको अपने 15 साल के शासन को छोड़कर इंडिया भागना पड़ा। 2009 में इनकी सत्ता आई थी और 2024 में चली गई। आगे बढ़े उससे पहले प्रतिज्ञा इवनिंग बैच के बारे में मैं आपको बता दूं कि 2026 के लिए ये बैच है। अमृत लाइव कोड का यूज करके आप इस बैच में एडमिशन 30,999 में ले सकते हैं। बैच की शुरुआत 10 जून 2025 से शाम में 6 बजे होगी। बैच के बारे में अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सीधे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो इस बैच के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक पीडीएफ के जरिए मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ये दरअसल है क्या बांग्लादेश का? क्या कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरह की व्यवस्था है या फिर अलग है? देखिए, ये जब 1971 में वॉर हुआ था, लिबरेशन वॉर यानी बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ था, उस समय 1902 साल बाद इसके 1973 में शेख मुजीबुर रहमान की सरकार ने इसको एस्टैब्लिश कराया था, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1973 के तहत। और मकसद ये था कि भाई नरसंहार के मामले हों, मानवता के खिलाफ अपराध के मामले हों, युद्ध अपराध के मामले हों, या कोई ऐसा अपराध जो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट कमिट किया गया है बांग्लादेश में, कब से कब के बीच में 25 मार्च 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 के बीच अगर कोई अपराध इस तरीके का हुआ है, यानी ये युद्ध वाला दौर है, उस समय जो अपराध किए गए हैं उसके लिए सजा देने के लिए ये ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि दरअसल पाकिस्तानियों को सजा देने के लिए ये ट्रिब्यूनल बनाया गया था। ये एक्ट पास हुआ था 1973 में। 195 प्रिजनर्स जो कैद किए गए थे, आपको पता है 93,000 के करीब सैनिकों और सिविलियंस ने, पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था इंडिया और बांग्लादेश की जो संयुक्त सेना थी उसके सामने। तो इन में से 195 प्रिजनर्स को सजा दिलाने के लिए
जिन पर वॉर क्राइम्स युद्ध अपराध के आरोप लगे थे उनको सजा दिलाने के लिए इसको ट्रिब्यूनल को बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या, 1974 में पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि भैया चलिए बांग्लादेश हमसे टूटा, लेकिन बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट राज्य है, इंडिपेंडेंट देश है, और रिलेशनशिप दोनों के बीच में इंप्रूव कर गए। इसके बाद ये केसेस विड्रॉ कर लिए गए। तो 3 दशक बाद इसी ट्रिब्यूनल को फिर से शुरू किया शेख हसीना की गवर्नमेंट में। मैंने बताया ना आपको 2009 में शेख हसीना की गवर्नमेंट आ गई थी, और लगभग 3 दशक के बाद इसे रिवाइव करने का आइडिया शेख हसीना सरकार को ही आया। क्यों ले आया गया? पॉलिटिकल ऑपोजिशन को वॉर क्राइम्स के लिए दोषी ठहराने के लिए, उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए, उन पर ट्रायल चलाने के लिए शेख हसीना गवर्नमेंट ने ही इसे फिर से शुरू किया। और आज दुर्भाग्य यह है कि शेख हसीना इसी ट्रिब्यूनल के सामने दोषी करार हो सकती हैं, और ये इतना खतरनाक हो सकता है क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों को इस ट्रिब्यूनल ने सेंटेंस किया है, डेथ सेंटेंस यानी मौत की सजा तक दी है। ठीक है, तो 2009 में इसमें एक संशोधन ये किया गया कि वॉर क्राइम्स के साथ साथ इसमें सिविलियंस को भी इसके एम्बिट में ले आया गया, इसके दायरे में ले आया गया, और 3 सदस्यीय एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसका नाम है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल। और इसी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 16 जून से पहले पेश होने के लिए बात कही है। चलिए, 1973 का एक्ट परमिट करता है ट्रायल्स इन एब्सेंशिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं उसमें दरअसल होता है कि जिस पर आरोप लगता है उसको सामने पेश होने पर ही उस पर ट्रायल चलाया जाता है। लेकिन ये बांग्लादेश वाला जो एक्ट है ये उस कंडीशन में भी ट्रायल चलाने की अनुमति देता है जब सामने आरोपी उपलब्ध ना हो। इसका मतलब है 16 जून से पहले अगर शेख हसीना पेश नहीं होती हैं तो भी उन पर चार्जेस साबित किए जा सकते हैं। क्या क्या चार्जेस हैं शेख हसीना के अगेंस्ट? देखिए, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, इनह्यूमन, अमानवीय कृत्य, मानव अधिकारों का उल्लंघन, मानवता के खिलाफ अपराध, ये सारे आरोप चार्जेस लगे हुए हैं शेख हसीना पर। ठीक है, इसके अलावा जो क्राइम्स हुए पिछले साल, उन क्राइम्स को कमिट करते वक्त सरकार ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, रोकने में नाकामयाब रही, ये भी आरोप लगाया गया। और सरकार पर यह भी आरोप लगाया गया है कि हिंसा को भड़काया भी गया सरकार की तरफ से। इसी तरीके से स्टूडेंट प्रोटेस्ट को तितर बितर करने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल, ड्रोन्स का इस्तेमाल, खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल, ये सारे आरोप शेख हसीना की गवर्नमेंट पर लगे हैं और शेख हसीना पर लगे हैं। आईसीसी का रोल क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और यूनाइटेड नेशंस का? देखिए, बांग्लादेश की जो अभी सरकार है वो आईसीसी में गुहार लगा चुकी है कि भैया इनके अगेंस्ट ये आरोप हैं, एविडेंस में हमने दे दिए हैं, एविडेंस के बेस पर इन पर कार्रवाई की जाए। अभी तक ये मामला आईसीसी में चल ही रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। और यूनाइटेड नेशंस में भी इन्होंने मामले को उठाया था। यूनाइटेड नेशंस में ये खबर देखिए 12 फरवरी 2025 की है, बीबीसी की, कि बांग्लादेश प्रोटेस्टर्स में बी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यूएन सेज, ठीक है, क्रैकडाउन ऑन। तो ये खबर ऑलरेडी आ चुकी है कि शेख हसीना और उनकी सरकार ने पावर का इस्तेमाल किया सिस्टमेटिक डेडली वायलेंस को करने में, विरोधियों को दबाने में, उनको मारने में, और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के दायरे में इसको कहा जा सकता है, ये काउंट किया जा सकता है कि ये मानवता के खिलाफ अपराध हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ऑलरेडी अपने इन्वेस्टिगेशन में मान चुका है। यूनाइटेड नेशंस ने यह भी अपने इन्वेस्टिगेशन में दावा किया कि करीब करीब 1400 लोगों को मारा गया इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान, जबकि ध्यान रखिए यहां बांग्लादेश की जो अभी गवर्नमेंट है उसने जो आंकड़ा दिया था वो 850 के आसपास था, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने यह आंकड़ा कहीं ज्यादा बताया, 1400 लोगों को मारना। और सरकार पर यह भी आरोप लगा और शेख हसीना पर कि इन 1400 लोगों में इतना इनह्यूमन था वो कि 13% के करीब बच्चे थे जिन्हें मारा गया। ठीक है, तो चिल्ड्रन को भी टारगेट किया गया और 1 जुलाई और 15 अगस्त के बीच करीब करीब 1400 में से 13% बच्चे थे जिनको टारगेट किया गया और मारा गया। इसी तरीके से आईसीसी में ऑलरेडी मैंने बताया कि बांग्लादेश ने पीएम हसीना के खिलाफ ट्रायल सीख किया है, ये मामला अभी चल ही रहा है। अब सवाल है कि मान लीजिए आईसीसी ने फैसला दे दिया कि भैया शेख हसीना तो दोषी हैं, यूएन ने इन्वेस्टिगेशन में कह ही दिया है, और इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल जो बांग्लादेश का है वो कह ही रहा है। बांग्लादेश ने दिसंबर 2024 में ही डिमांड कर दी है कि शेख हसीना को भारत प्रत्यर्पण के जरिए हमें भेजे। तो सवाल है कि क्या कोई ऐसा ट्रीटी है, प्रत्यर्पण संधि है? प्रत्यर्पण संधि क्यों यूज होता है? भारत से किसी ने अपराध किया और भागकर पहुंच गया बांग्लादेश, और बांग्लादेश से कोई अपराध किया और भाग कर आ गया इंडिया,
तो फिर प्रत्यर्पण संधि का मतलब है कि इंडियन पुलिस अगर उसको अरेस्ट कर लेती है या सेना अरेस्ट कर लेती है तो बांग्लादेश को सौंप दे, और बांग्लादेश में अगर इंडियन क्रिमिनल छिपा हुआ है उसको पकड़ लेती है बांग्लादेश की पुलिस या सेना, तो वो भारत को सौंप दे। यही तो है प्रत्यर्पण संधि। तो भारत और बांग्लादेश के बीच ये प्रत्यर्पण संधि साइन हुआ है 2013 में, और इसको थोड़ा इजी बनाया गया है 2016 में। इजी कैसे बनाया गया है कि भाई केवल वारंट इशू कर दिया अगर वहां के कोर्ट ने, वो वारंट ही काफी है, कोई भी एविडेंस नहीं चाहिए प्रत्यर्पण के लिए। जैसे शेख हसीना के मामले में, अब शेख हसीना दोषी हैं कि नहीं दोषी हैं, इसके लिए कोई एविडेंस की दरकार नहीं है प्रत्यर्पण संधि के अनुसार। प्रत्यर्पण कराने के लिए, उनको सौंपने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि कोर्ट ने जो वारंट इशू किया है वो वारंट भारत सरकार को बांग्लादेश भेज दे। तो इस तरह से नॉर्म्स को इजी किया गया है। ट्रीटी अलाउ करता है इंडिया को कि अपने यहां से बांग्लादेशी जो अपराधी हैं उनको सौंपे, और बांग्लादेश को भी अलाउ करता है। जैसे अनूप चेटिया जो कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा लीडर है, उनको बांग्लादेश से इंडिया में सौंपा गया था 2015 में। इसी तरीके से भारत ने भी बांग्लादेशियों को, जो अपराधी थे या उग्रवादी थे, उनको सौंपा है। ये जो एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस है, ये ट्रीटी कहता है कि बस इसमें एक क्लॉज है कि ये प्रत्यर्पण के हिसाब से जो अपराध होना चाहिए वो कम से कम 1 साल की सजा उसमें होनी चाहिए। मिनिमम 1 साल की सजा हो तो फिर उसमें प्रत्यर्पण किया जा सकता है। दूसरी बात, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल क्रिमिनलिटी मस्ट अप्लाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लीजिए किसी ए व्यक्ति ने अपराध किया बांग्लादेश में, वहां पर इसके लिए 2 साल की सजा है, लेकिन उसी अपराध, या फिर उसके लिए अपराध टर्म भी मत यूज कीजिए, वही कृत्य किया ए ने इंडिया में, लेकिन इंडिया में उसे अपराध माना ही नहीं जाता और उसके लिए कोई सजा नहीं है, तो प्रत्यर्पण संधि लागू नहीं होगी। प्रत्यर्पण संधि सिर्फ उन अपराधों के लिए लागू होती है जिसमें दोनों कंट्रीज में पनिशेबल ऑफेंस हो, अपराध हो, दंडनीय अपराध हो। तो एक्स्ट्राडिशन, प्रत्यर्पण संधि इंडिया के द्वारा रिफ्यूज कब किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस बात को अगर समझें तो ट्रीटी कहता है कि रिफ्यूज किया जा सकता है दोनों देशों के द्वारा अगर ये मामला, ऑफेंस, अपराध पॉलिटिकल नेचर का हो, तो फिर रिफ्यूज किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये मामला इतना सीधा है नहीं। पॉलिटिकल नेचर में भी ये बताया गया है कि कौन कौन से अपराध पॉलिटिकल नेचर के नहीं गिने जाएंगे। जैसे मर्डर हो गया, मर्डर अटेम्प्ट हो गया, ठीक है, नरसंहार हो गया, ये सब पॉलिटिकल नेचर के नाम पर नहीं छूटेंगे, पॉलिटिकल नेचर के नहीं माने जाएंगे। तो अभी भी इंडिया पर यह दबाव बना हुआ है कि ट्रीटी के तहत एक्स्ट्राडिशन तो करना पड़ सकता है। 2016 का अमेंडमेंट, जैसा कि मैंने बताया, एविडेंस देने की जरूरत नहीं है बांग्लादेश को शेख हसीना के अगेंस्ट, वारंट ही काफ़ी है बता देने के लिए कि भैया प्रत्यर्पण करा दो। इंडिया के पास अब क्या ऑप्शन है? क्या इंडिया को भेजना ही पड़ेगा? नहीं, ऑप्शन है रिफ्यूज करने का हसीना के एक्स्ट्राडिशन को। ग्राउंड क्या होगा? ग्राउंड ये होगा कि भाई जो भी आरोप लगाए गए हैं उनके अगेंस्ट, वो इन गुड फेथ में नहीं है, जस्टिस के इंटरेस्ट में नहीं है, इसलिए ये कर सकता है इंडिया कि इस बेस पर एक्स्ट्राडिशन को रिफ्यूज कर दे। हालांकि जैसे ही एक्स्ट्राडिशन रिफ्यूज होगा, ऑब्वियसली इंडिया और बांग्लादेश के संबंध जो बिगड़े हुए हैं और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगे। तो ये पूरी खबर थी। आगे इसमें क्या होता है नज़र बना के रखेंगे। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पे पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है। आप चाहें तो मुझसे यहाँ जुड़ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।